आला तरीन अदलिया की यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करने जा रही है। अरे ये एक तमाशा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही जो इनका आज वकील है इरफान कादिर, ये जब अटॉर्नी जनरल था पीपल्स पार्टी के दौर में, इसने एक दफ़ा ये कोशिश की थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के क्वेटा बेंच रजिस्ट्री में, ये वहाँ चला गया था, अटॉर्नी जनरल था उस वक्त। ये आज अगर सिटिंग गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही बाइकआउट कर रही है, यानी कि ये मेरी नज़र में तो पूरी हाई ट्रीजन है ये। और है क्या, आप मुझे बताएं। एक वहां खड़ा हुआ बिलावल ने एक बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट पहले भी दिया था, शाहजी आपको याद होगा, ओआईसी कॉन्फ्रेंस से पहले उसने कहा था जी हम ओआईसी कॉन्फ्रेंस होने नहीं देंगे, हम असेंबली में आने नहीं देंगे। एक फोन कॉल आई ना, वो अलिफ की तरह सीधा हो गया। मैं आज सारी आरा अदलिया को कहता हूं कि अगर आज भी आपने स्टैंड नहीं लिया, यानी कि चीफ जस्टिस साहब और ऑनरेबल जजेस, आप अदालत चला रहे हैं, आपके फैसलों के ऊपर फैसले के बाद लोग उसको अपोज भी करते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, वो फैसले की बात होती है। लेकिन एक ऑन गोइंग केस में अगर सिटिंग गवर्नमेंट ये कहते कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं, और सिटिंग गवर्नमेंट है किसकी? ये जितने आज खड़े हुए थे वहां पे बारी बारी, ये मौलाना फजलुर रहमान, इनका नाम अवाम ने दिया है जो उनको नाम कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं आपको पता है। मैं आपको बताता हूं, ओमनी ग्रुप और ये सारी चोरी करी, ये सारे मिले हुए बिलावल वाले, मुझे समझ नहीं आता इनके केसेस पड़े हुए, ये केसेस भी आप उठाएं। ये खाकान अब्बासी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं मेरी टाइम मिनिस्टर था, ये खाकान अब्बासी और वो जो अफगानिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता, ये दोनों एलएनजी के स्कैंडल्स में इतने डीप रूटेड मुलव्वस हैं। सारी कौम को पता है, सारे कोर्ट्स को पता है, सारे अकाउंटेबिलिटी इदारों को पता है, सारों के पास बड़ी बड़ी फाइलें, इनको सब पता है कि उन्होंने पैसे कितने कमाए और आज तक कमा रहे हैं। ये खड़े होके सारे क्रिमिनल्स और एहसन इकबाल, और ये भी बड़े मजे की बात है शाहजी, आपने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो फजलुर रहमान ने जब शुरू की है ना, वो कहता है बेंच बनाई फौज ने, फिर आगे में आगे पहला लफ्ज कहता फौज, फौज का क्या ताल्लुक है भाई बेंच से? कोर्ट चीफ जस्टिस ने बनाई है, उसने पहले फौज का लफ्ज दिया, फिर बाद में कहा जी चीफ जस्टिस ने। और एहसन इकबाल ने जब बात शुरू की, कहता है ऑपोजिशन नहीं मानती। ऑपोजिशन, ये दिल की बातें जबान पे आ जाती हैं। ये आज तक इनको यकीन नहीं आया कि हुकूमत में आए कैसे। अच्छा जी, आखिरी मैं देखिए एक बड़ा अच्छा मैं लिख के लाया था खास तौर पे शाहजी, है जो मौला अली का कॉल है, जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहते हैं ना, अल्लाह इंसाफ के जरिए उनको जलील करता है। इन्होंने जितना जुल्म 3 महीने और जो भी दिन में इस कौम के ऊपर किया है, हर तरह का फाइनेंशियल कोई चीज आप उठा लें, हर चीज जो उन्होंने तबाही की है, हमने इनसे बड़े नारे सुने, हमने इनके बड़े मुकाबले किए ऐसे लोगों की, ये जो वहां टीवी के ऊपर नजर आ रहे थे। वो पहले कोई इन्हीं में से पहले कोई क्या लगाता था, जाग पंजाबी जाग, कोई कहता है सिंधु देश, कोई एक जिनापुर बनाने, ये सारा चोरों का टोला एंटी पाकिस्तान इकट्ठा होकर आज हुकूमत के ऊपर बैठा हुआ है, इस कौम की तबाही कर रहा है। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस साहब आपसे, देखें अगर आपको भी अगर कोई नहीं मानेगा, यानी कि मेरे पे अगर केस किया हुआ है जी शाहजी, मेरे पे 2 केसेस हुए हुए हैं इसके वो दहशतगर्दी के लगाए हुए जी, बहुत बड़ा दहशत। मैं कल कह दूं कि जी मैं अदालत में नहीं जाता क्योंकि मैं जज को नहीं मानता, मैं कोर्ट को नहीं मानता, तो ये तो ट्रीजन है। खुला खुला इन्होंने बिल्कुल बगावत की है, गवर्नमेंट ने बगावत की है। सुप्रीम कोर्ट को मैं चैलेंज दरखास्त करता हूं, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी इनके ऊपर। अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया ना, तो फिर ये और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो मेरी दरखास्त है सारी अदलिया से स्ट्रॉन्ग एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए, ताकि ये तमाशा इस मुल्क में कब खत्म होगा, ये वक्त आ गया खत्म होने का। अच्छा जी, 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद आप शाह साहब से अपने सवाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मिड 90s से जब ये जमात बनी तहरीक इंसाफ, उस वक्त से इमरान खान कहते आए हैं कि ये दोनों जमातें एक माफिया हैं। माफिया का काम क्या होता है? वो पहले एक जुर्म करती है, जुर्म करने के बाद जब वो पकड़ में आती है तो वो लोगों को खरीदती है, अगर वो कोई खरीदा ना जाए तो उसको डराती है, डराया ना जाए तो उसको रास्ते से निकाल देती है, मीन उसको कत्ल करके कुछ और करके। आपके सामने यहाँ पर जजेस की ऐसी टेप्स जो काबिल एतराज़ टेप्स थी, उनके साथ भी उन्हें ब्लैकमेल किया गया। आपके सामने डॉक्टर रिजवान को, मकसूद चपड़ासी को रास्ते से भी हटाया गया। आपके सामने यहाँ पर जस्टिस क्यूम जैसे जजों को खरीदा भी गया। आपके सामने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर भी हुए।
तो आपने जो माफिया के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे देख लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज बेची जाती थी कि ये बड़े तजर्बेकार हैं, इनको बहुत अच्छी इकॉनमी चलानी आती है, इनको बहुत अच्छी गवर्नेंस करनी आती है, और ये सारा ढोल पीट के सारी इन चीजों के कंधों पे बैठ के ये हुकूमत में आए। 3 महीने हो गए हैं, ऊपर 1 या 2 हफ्ते हुए हैं 3 महीने से। उसके दौरान डॉलर का हालत आप देख लें, मईशत जो 6% पे ग्रो कर रही थी, उसी मईशत का आज कोई एलसी नहीं खुल रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आज लोगों के घरों के अंदर ग्रॉसरी के जो सौदा सल्फ उन्होंने लेना है उसके उनके ऊपर क्या हालात हैं वो आप देख लें, वो सब आपके सामने, बेरोजगारी आपके सामने। तो नाहल और नकम्मे तो ये थे ही, करप्ट उससे पहले थे, पनामा में डिक्लेयर हुए थे। बेजमीर जो थे, जमीर फरोश, वो साबित हो गए जब इन्होंने लोटे खरीदे। आज आखिरी चीज रह गई थी, ये बुज़दिल हैं, वो भी आज इन्होंने साबित कर दिया कि जब ये हार रहे हैं तो ये बाजमात रो रहे हैं। ये तमाम टोला जिनको बहुत बड़े मुफक्कर, जिनको बहुत बड़े तजर्बेकार बना के बेचा गया था, वो आज बाजमात वहां पर खड़े रो रहे थे और सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमने नहीं खेलना, हमने मामा पास जाना। और जिन्होंने सबक पढ़ाया हुआ था, उसमें मुझे मौलाना फजल रहमान साहब की बात करने की बात समझ आती थी, उसमें मुझे बिलावल भुट्टो की बात करने की भी बात समझ आती थी, उसमें मुझे एहसन इकबाल की बात करने की भी समझ आती थी। लेकिन उसमें बेचारे असलम बुतानी साहब, उनके पास एक सीट है, पंजाब में वो पॉलिटिक्स नहीं करती उनकी पार्टी, कोई सीट नहीं है, उनको भी किसी ने सबक पढ़ा के भेजा हुआ था कि आपने जरूर बोलना है। उसके पीछे एक और शख्स को सबक पढ़ा के एक और, तो अगर आप देखें तो वो बेचारे बाजमात सारे सबक पढ़ के बोल रहे थे कि हमें एतमाद नहीं है। अब जब इन्होंने बिल्कुल एतमाद का इन्होंने कह दिया कि इनको एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, तो अब आप बताइए कल सुप्रीम कोर्ट इन पर वापस कैसे एतमाद करेगी किसी भी और चीज में? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अटॉर्नी जनरल को अपने सामने पेश होने देगी इसी हुकूमत की? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से किसी और केस में हुकूमत पाकिस्तान की जमानत लेगी या देगी? जिस शख्स ने जजेस की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, जो वजीर दाखिला है आज का राना सनाउल्लाह, वो अदालत के सामने खड़े होकर कहता है कि अगर फुल बेंच ना बना तो हम बाइकाट करेंगे। दूसरे लफ्जों में अदालत को धमकी दी जाती है। अदालत ने फिर भी, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि अदालत को सैल्यूट है, अदालत को हमारा ग्रेटिट्यूड है, अदालत को हमारा सलाम है, जिस खंदा पेशानी से, जिस मैं ये कहूंगा कि जिस बुर्दबारी से उन्होंने इनकी सारी बदतमीजी सुनी, उसको बर्दाश्त किया और उसके बावजूद इनको बार बार मौका दिया। अब अगर कानून का कोई फार्मूला, कानून की कोई शिक, मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला 179 को 186 से बड़ा नहीं कर पा रहा, तो मुझे बताइए उसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर कैसा है? अब अगर आपको जजेस चाहिए, आपको ये वाले 3 जजेस नहीं चाहिए, हालांकि यही जजेस थे जब इन्होंने कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला दिया तो आपने मिठाइयां बांटी थी। आज आपको ये जजेस पसंद नहीं है, तो क्या आपको वापस जस्टिस कयूम चाहिए? क्या आपको वापस जस्टिस तारड़ चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस शाहजेब खानजादा भी चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस सना बुच्चा चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस हमारे साफी साहब चाहिए, सलीम साफी साहब? तो इस तरह के बेंच तो अब नहीं बन सकते। अगर आप इस तरह के बेंच बनाने हैं तो आप जरा नवाज शरीफ साहब के हजारों से बात करके एक दफा फिर हिम्मत कीजिए। फिर हम तो इस चीज की कंडेमिनेशन ही करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा हमलावर हो जाएं जैसे पहले हुए थे। जजेस को वहां से निकाल दें खुदा ना खास्ता, और फिर अपनी मर्जी के जजेस बैठा के मर्जी के फैसले ले लें। हकीकत यह है कि 186 वोट पड़े हैं परवेज इलाही को, 179 वोट आपको पड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज, कोई लॉजिक, कोई रैशनल मौजूद नहीं है, ना आइन के आर्टिकल 61 में, ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, जो 179 वोट्स को 186 वोट से ऊपर कर दे। आपने बिल्कुल आईजी को यह टास्क किया था कि 5 से 6 एमपीए गायब करने हैं, वो आपका प्रेशर नहीं ले सके, वो नहीं गायब कर सके, तो आपके एमपीएज ने वहां आकर वोट कर दिया। अब अभी तारिक बशीर चीमा साहब ने खुद माना कि शायद वो खत 21 की रात को लिखा गया है, ये उन्होंने अभी टेलीविजन पर खुद माना। तो जब वो खुद मान रहे हैं कि 21 की रात को लिखा गया है और ये जरदारी साहब और शुजात साहब ने बैठ के लिखा है, तो मुझे बताइए जो काफ लीग के उम्मीदवार हैं या उनके दूसरे कैंडिडेट जो एमपीएस हैं, उनको कहां से पता चलेगा? अच्छा, अगर डिप्टी स्पीकर के पास ये खत पहले से आया हुआ था, तो जब वो बैठे जाके असेंबली में, तो क्या उन्हें काफ लीग के लोगों को ये इत्तला नहीं देनी चाहिए थी ताकि वो अपना वोट जाया ना करते? हो सकता है उन्होंने हमजा को वोट डालना होता, लेटर सर्कुलेट वही लेटर की कॉपी करवाते
उन्हें एक सर्कुलेशन भेजते और फिर कहते, पढ़ के सुनाते, कहते कि आपको कॉपी दे दी, अब आप पढ़ लें, ये ओरिजिनल मेरे पास है, आके देख लें, आपको हक है अपना वोट खराब ना करें। ये आइन के आर्टिकल, वैसे तो आइन में गुंजाइश नहीं है कि हेड ऑफ पार्टी जो है वो ये कर सके, लेकिन अगर लगता था स्पीकर को, वो कह रहे हैं मुझे अभी मिला लेटर, अभी कब मिला, असेंबली के दरवाजे तो बंद हो गए थे, वहां सबके सामने उन्होंने निकाला। दूसरा इसमें आईनी पॉइंट, कानूनी पॉइंट एक और है कि अब 176 वोट है वो आप कहते हैं पीटीआई के लोगों के हैं। अब आपने परवेज इलाही का वोट तो गिनानी कैंसिल कर दिया, तो उम्मीदवार तो खत्म हो गया। तो फिर ये बताएं वो 176 किसको मिले? जब परवेज इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं डाल सके तो उम्मीदवार तो परवेज इलाही खत्म हो गए। तो फिर वही बात हुई कि आप अकेले ही भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज इलाही साहब को उठा के किसी जिंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके साथ काफ लीग के जो है वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया। क्योंकि आपने तो परवेज इलाही को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूंगा कि ना अदालतें आपकी मर्जी की आइंदा बननी है। आपके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर चुका है, आपके चेहरे पे 3-4 नकाब थे वो सारे उतर गए। आप तजर्बेकार हैं, वो भी खत्म हो गया। आपको गवर्नेंस करनी आती है, वो पड़ी है, गवर्नर सहक रही है बेचारी चौक के अंदर बैठी हुई, वो भी आपके सामने है। आपको बहुत बड़ी पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं। आपका पंजाब जो है वो आपका किला है, पंजाब में कोई आपको हरा नहीं सकता, वो भी आपके सामने है। इवन शाह साहब भी आपके सामने बैठे मुल्तान में, जो आपको हजीमत वाली शिकस्त दी है। और पूरे पंजाब के अंदर हमने 17 सीटें जीती, जिनमें से 2 पे आपने धांधली की, बड़ी खुल्लम खुला और छीनी, और 15 सीटें लेके हम बैठे हैं। लाहौर जैसे शहर में, जहां पर एक मैं कहूंगा कि एक उम्मीदवार जो है हमारे उस उम्मीदवार ने उस तरह से मेहनत नहीं की, अगर वो भी करता तो चारों की चारों सीटें हम व्हाइट वॉश आपको वहां पर करते। तो आपका ये वाला भरम भी चला गया। पॉलिटिकल मनूवरिंग एंड इंजीनियरिंग का भरम जो था वो भी पंजाब असेंबली के अंदर आपका तमाम हुआ। अब आपका आखिरी भरम था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने गए, आपने अपना एक मतमा नजर रखा, आपने अपनी वहां सबमिशन की, अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया। अब इखलाकियात, सियासियात सब ये चाहती थी कि आप अदालत के फैसले को कल माने। आपने वहां बुज़दिली दिखाई और आप वहां से भाग गए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अली जैदी साहब ने कहा, जैसे शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सिवियर हैं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक तरफ, लेकिन ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात बहुत खतरनाक होंगे। अगर इन लोगों को अभी भी कोई ख्याल है मुल्क का, तो ये तौबा करें, अपना रास्ता दोबारा बदलें। जो सियासी जमातें होती हैं वो हुकूमत में आने के लिए भी होती हैं और वो अपोजिशन करने के लिए भी होती हैं, दोनों चीजों को खुले दिल से कबूल करते हैं। इमरान खान के ऊपर जब ये वक्त आया था, हालांकि सबके सामने अंधेर नगरी हुई थी, उसके बावजूद इमरान खान ने चुप करके अपनी डायरी उठाई थी, अल्लाह का नाम लेके जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया था। क्यों पेश कर दिया था? क्योंकि उन्हें एतमाद था कि उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, अवाम रिस्पॉन्ड करेगी। कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी और उसके बाद वो हर जगह पाकिस्तान में गए, हर जगह जलसे किए, अवाम ने उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। एक रूलिंग उधर मजारी साहब ने भी दी हुई है, दोस्त मजारी साहब ने, आप उनको कहें तो सही, नजर नहीं आ रहा किसी जगह पर वो अवाम के सामने जाके चाय का कप पी लें कहीं पे, क्योंकि उन्हें अपने कंडक्ट का पता है, उन्हें अपने किरदार का पता है। इसलिए अवाम अब आपसे मजीद बेवकूफ नहीं बनेगी। आपको कल ये फैसला तो उठाना पड़ेगा, ये बोरी तो अब आपको सर पे उठानी पड़ेगी, और साथ साथ शर्मिंदगी, हजीमत। और अब बेहतर होगा कि आप लोग कौम से माफी मांगे और बताएं कि आप बस ऐसे अल्ले तलल्ले किस्म के चोर थे, ये बेवकूफ आपने एक बनाया हुआ था, आपसे गलती हो गई है, माफी मांगे, अपनी जान छुड़ाएं, जनरल इलेक्शन हो, अवाम एक पार्टी को मैंडेट दे, जिसको भी दे, हमें दे, किसी पार्टी को दे, और आके वहां पर एक हुकूमत कायम। मुस्लिम लीग ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, तो सबके सामने है। उस हमले में और आज बाइकाट वाले हमले में कितना फर्क है? वो फिजिकल अटैक था, ये वर्बल अटैक था, फर्क इतना ही था। शाह साहब ये चीज बताइए कि कादिर, मैं इसमें एक शाजी मैं इसमें ऐड कर दूं, आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो सारे खड़े थे पूरे के पूरे, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से की गई थी, शाम वाली भी, और शाम वाली भी। मैं तो ये, हम बल्कि सारी कौम को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर गायब किधर है?
यानी कि वो तो रात भर काम करते हैं ना, सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं काम पे और सारी रात काम करते हैं। तो वो जवाब की अपनी पोजीशन तो क्लियर करें। उनकी कैबिनेट ने बगावत कर दी है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, वहां खड़े होकर वो खुद किधर है, उनका मौकफ तो सामने है। एंटी कोर्ट हुकूमत जो है वो फुल कोर्ट मांग रही थी, क्या खुद ही जवाब। दरअसल इन पर अपना पर्सनल एजेंडा इतना सवार हो गया है इनके जहनों पर कि इन्हें नेशनल एजेंडे की कोई परवाह नहीं। ये अपने ज़ाती मफाद के इतने ताबे हो गए हैं कि इन्हें मुल्क की मफाद दिखाई नहीं दे रहा। शासन ये फरमाइएगा कि इदारों के साथ तसादुम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ ये बात का है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उसके ऊपर तमाम सियासी जो जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बिठाया जाए। आया इन खबरों में कोई सदाकत है? और शादी इसी में ले लें कि आप ही ऐसे वो सियासतदान है पीटीआई की तरफ से, मतलब सीनियर, जिनसे राब्ता हो सकता है, तो क्या अभी तक कोई बाकायदा राब्ता हुआ है किसी तरफ से? मुझसे तो नहीं हुआ जी, मैं मुसद्दका तौर पे कह सकता हूँ, और मेरे ख्याल में हमारी पार्टी से भी नहीं हुआ। देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी लोग सियासी बैठक से कभी कतराते नहीं हैं, लेकिन उसका कोई एजेंडा होता है, उसका कोई मकसद होता है। हाँ, हम पहले दिन से कह रहे हैं वाहिद हल इस मुल्क की नौ को इस भंवर से निकालने का है नए इंतखाबात, शफाफ फौरी इंतखाबात। उस सिलसिले में अगर ये ज़हनी तौर पर तैयार हैं तो हम बैठने को तैयार हैं, हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन कैसे हो सकती है, उनको हम शफाफ कैसे बना सकते हैं, अगर कहीं इस्लाहात दरकार है तो वो क्या है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को हमने क्रेडिबल कैसे बनाना है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो मुतासर हुई है उसको हमने बहाल कैसे करना है, इस पे गुफ्तगू हो सकती है। हम कोई हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनके साथ। हम तो कह रहे हैं कि मुल्क के तकाजे ये हैं और ये मुल्क के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अपने केसेस को दफन करना था, उनका ऑब्जेक्टिव नैब को डिफैंग करना था, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वो मुल्क को अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दें तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। सर, पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट किया है, दूसरी तरफ खान साहब ने भी एक अदारे के लोगों के नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, क्या फर्क है? क्या वो भी अपने सुप्रीम कोर्ट की तरह ये कोई सवाल नहीं है यार। जब आज हमने कहा कि मौलाना साहब ने कहा कि जो 3 रुपये बेंच इसकी ली है वो कौन ने दी है, जब आपके खिलाफ ये क्या क्या शासन ने कहा कि मैंने नहीं कहा, मौलाना ने कहा टीवी पे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि 3 रुपये बेंच है, ये पूरी तश्कील दी है। जब आपके खिलाफ तहरीक किया तो इल्जाम पेश हुए थे, आप पोस्ट पे इल्जाम लगा रहे थे। आखिर इस मुल्क में जब भी कुछ हो रहा है तो इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आइन ने हर इदारे के रोल का एक तयन किया हुआ है, हर इदारा अपने उस रोल के मुताबिक काम करे तो कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। जो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है वो एग्जीक्यूटिव अदा करे, जो लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है, कानून साजी है, पॉलिसी मेकिंग है, वो लेजिस्लेचर को करनी चाहिए। जो आइन की इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, इंसाफ मुहैया करना है, ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, वो उसे करनी चाहिए। तो जब सारे इदारे आइन की तयशुदा हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए काम करते हैं तो ये मुश्किलात से हम निकल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व कर चुका है। आपके लोगों ने बड़ी सियासी पुख्तगी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। उन्होंने नहीं देखा कि मिसाल के तौर पर आप बाई इलेक्शन को ले लीजिए, एक तरफ सरकारी फंड्स थे, रियायत थी, मराद थी, और दूसरी तरफ एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दे रहे थे जो बज़ाहिर अगर जीत भी जाता तो अपोजिशन में बैठना था। लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का साथ दिया, लोगों ने इमरान खान के बयानिए को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि इस बयानिए में हमें अपना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने हुकूमत की पेशकश और रियायत, फंड्स, मराद मुस्तरद की और बल्ले पे मोहर लगाई। शासन अगर पंजाब में अब बेहतर फैसला आता है और आपकी हुकूमत बन जाती है तो आप ख्याल कर सकते हैं पाकिस्तानी कौम के कौमी असम्बली में भी आप वापस आएंगे?
देखिए, कौमी असम्बली तो अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना रेज़ो दैतर खो चुकी है, रिडंडेंट हो गई है। कौमी असम्बली में तो आप देख रहे हैं ना, हल नहीं है। हमारा कौमी असम्बली में अगर बैठने से मुल्क इस भंवर से निकल सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार थे। लेकिन सच्ची बात है, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि हमारे असम्बली में बैठने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होता है नए इंतखाबात, फ्रेश मैंडेट। इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, और हमने तजर्बा करके देखा है कि जो हमारी अददी अक्सरियत थी, उस अक्सरियत के बलबूते पर जो बड़े इक़दामात हम लेना चाहते हैं हम वो ले नहीं पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कौम को मौका मिले कि इमरान खान के विजन को सामने रखते हुए, उसके मंशूर को सामने रखते हुए हमें इतनी अददी अक्सरियत दें कि हम वाक़तन जो है पाकिस्तान में तब्दीली लाकर दिखाएं। अच्छा सर, ये आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, यहाँ पर वही तो यहाँ हमने देखा ये बेंच मखसूस जमात के हवाले से या सियासी केसेस जो सुनता रहा उसकी शरह तकरीबन 100% है। तो इस वजह से जब उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो एक मखसूस बेंच पर या जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात को आप सुप्रीम कोर्ट पर मुझे तो नहीं करार दे नहीं, देखिए इसका जवाब दे दूँ। यही मखसूस बेंच जब बैठा हुआ था, जब सूरी साहब की रूलिंग का केस सुन रहे थे, तो इन इतराज़ क्यों नहीं किया? यही मखसूस बेंच था ना। फुल कोर्ट क्यों नहीं मांगा? फुल कोर्ट क्यों नहीं मांगा? देखिए, ये तो बात ना हुई ना। ये तो आग लोगों की आंखों में अब धूल झोंकेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं यहाँ कि बिलावल जरदारी साहब ने आज फुल कोर्ट बार बार मांगा, तो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से शाह साहब हिस्ट्री को भी समझते हैं और पाकिस्तान की सियासत को भी समझते हैं। तो भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी वो भी फुल कोर्ट से हुई थी। तो बिलावल जरदारी साहब को मेरा पैगाम है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फुल कोर्ट है या 3 जजेस का बेंच है या 5 जजेस का। बात यह है कि असूल की बात क्या है, आइन की बात क्या है, कानून की बात क्या है। अगर आप 3 जजेस के सामने साबित नहीं कर सकते एक चीज़, तो आप 17 जजेस के सामने भी साबित नहीं कर। अगर आपकी बात में दम है, आपकी बात में वजन है, आपके पास इस्तदलाल है, तो आपने जो बात 17 के सामने करनी है वो बात आप 3 के सामने करके वो कर लें। और अगर वहां से आपके साथ इंसाफ नहीं होगा और आपकी बात में वजन होगा, तो मीडिया आपके सामने है, अवाम की अदालत आपके सामने, आप उसके सामने ले आइएगा। आपके पास बात नहीं है करने को असल। हवाले से आपके बयानात, आपकी जमात ने आज बयानात दिए कि फुल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्या बाकी जजेस पर एतमाद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, फुल कोर्ट की तश्कील की कोई बुनियाद होनी चाहिए ना। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ज़ेरे बहस था? अगर कोई इस नौइयत का मसला होता, फुल कोर्ट बने हैं, लेकिन कई दफ़ा फुल कोर्ट की दरख्वास्त